ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी आपको। और अब हम चलते हैं लेक्चर 41 की तरफ, जिसके अंदर हम बीजेटी के बाद जो इन्हांस्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जिसको हम फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं, उस तरफ चलते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या फैट दोनों टर्म्स में कॉल किया जाता है। FET शॉर्ट फॉर्म है इसका, तो फैट ही प्रोनाउंस किया जाता है, जो कि JFET होना चाहिए या FET होना चाहिए, लेकिन फैट भी कहलाता है। एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांसफर उसका प्रॉपर नेम है। ठीक है जी, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, हम अपनी बुक खोल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सर्किट। ठीक है जी, चैप्टर 8 पे आ गए हम। कुछ हमारी चीजें रह गई होंगी पिछले रिवीजन में, वो हम देख लेंगे वेनेसडे को, या उसके बाद जरूरत पड़े तो मैं रिवीजन सेशन रख दूंगा। ठीक है जी। अब आते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स के ऊपर। ठीक है जी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। ठीक है जी, ट्रांजिस्टर्स ट्राई से आप ट्रांजिस्टर समझ लें, तीन टर्मिनल का डिवाइस है, जस्ट लाइक एज अ बीजेटी। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन में, उसकी वर्किंग में थोड़ा फर्क है। जो हमारे पास बीजेटी था, वो करंट डिपेंडेंट, यानी कि बेस के करंट पे डिपेंड करता था और करंट को कंट्रोल करता था। ठीक है, बेस के करंट पे डिपेंड करता था और करंट को कंट्रोल करता था। ठीक है, तो लाजत है वहां पे हमारे पास करंट ड्रॉ, रिजल्टिंग करंट ड्रॉ ज्यादा होता था अगर आपके पास नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर ज्यादा है। फर्स्ट करें, एक ट्रांजिस्टर है, एक सर्किट है, वहां पे आपके पास 100 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, और अगर हर ट्रांजिस्टर बेस के ऊपर 1 मिली एम्पेयर ले रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 100 मिली एम्पेयर एडिशनल कंज्यूम हो रहा है अदर देन कलेक्टर करंट। ठीक है जी, तो ये मैंने छोटी सी मिसाल दी थी। अब आपका सीपीयू अगर फैब्रिकेट बीजेटी बेस हुआ और उसके अंदर 20-25 लाख बीजेटी हो, तो आप क्या समझते हैं उसमें कितना करंट ड्रॉ होगा? अगर वो 1 माइक्रो एम्पियर भी ले रहे हैं या 1 पिको एम्पियर भी ले रहे हैं, तो कितना करंट ड्रॉ होगा? ठीक है जी। तो अब उसके बाद जब टेक्नोलॉजी इन्हांस हुई, तो वैसे तो टेक्नोलॉजी 50s की है, लेकिन इन्हांस हुई और 90s के अंदर, लेट 80s के अंदर मॉसफेट्स, खासतौर पर फैट्स आना आपके पास इस्तेमाल शुरू हो गए थे। ठीक है जी। अब FET क्या है, उसका क्या फ़ायदा हुआ, उससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ तक इन्हांस हुई, क्या चीज़ आसान हुई, जिस हद तक मुमकिन हुआ इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। खास तौर पे वो लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या CS के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं जिनका ताल्लुक करंट कंट्रोल से है, वोल्टेज कंट्रोल से है, वोल्टेज अप एंड डाउन करने से है, तो वहाँ पे आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा कारआमद है। ठीक है जी, दो बेसिक टाइप के फैट्स हैं यहाँ पे जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और एक उनका कॉम्प्लेक्स वर्जन है जिसको हम IGBT कहते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं हम IGBT तक जा पाते हैं इस सेशन के अंदर या नहीं जा पाते, ये बात की बात है। लेकिन FET को समझने के लिए सबसे पहले JFET आएगा, देन MOSFET आएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब फील्ड इफेक्ट से क्या मुराद है? ये आपके पास देख रहे हैं, जंक्शन या जंक्शनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अच्छा जी, ये मुझे पहले ख्याल आया था तो बहुत आसानी होती, मुझे अभी याद आया कि हम जूम के अंदर इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस टूल को। खैर, ठीक है जी। अब आप ये देखें कि आपके पास दो मटेरियल हैं, अगर हम लेफ्ट साइड को देखें तो एन टाइप है, और दूसरे साइड पी टाइप है। पी चैनल और एन चैनल का मतलब ये है कि यहाँ पे वो सेमीकंडक्टर का वेफर है कि जो कि लेफ्ट साइड पे है, तो वो एन चैनल को या नेगेटिव चार्जेस सपोर्ट करता है, दूसरा पी चैनल है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस को सपोर्ट करता है। समझने के लिए इतना काफी है। अब उस वेफर की सेंटर के अंदर राइट और लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा गैप छोड़ के हमने क्या किया, उसका अपोजिट मटेरियल फैब्रिकेट कर दिया। अगर हम एन चैनल को देखें, तो एन चैनल पूरा पीस है। ठीक है जी, ये एन चैनल पूरा एक पीस है। अब इसकी सेंटर के ऊपर मैंने बीच में थोड़ा सा एन चैनल छोड़ के बाकी साइडों पे क्या कर दिया, पी फैब्रिकेट कर दिया, और ये वाला पी भी किसी तरह से पीछे से इस पी से कनेक्टेड है।
अब अगर ये क्या हुआ, जब ये पी है और ये पी है, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों एजेस के ऊपर, मैं इसको बंद करूं, ठीक है जी। अब इन दोनों एजेस पे क्या है, यहाँ पे आपके पास जंक्शन बन गया, क्या बन गया ये, जंक्शन बन गया, ठीक है जी। अब जब मैं यहाँ पे फर्ज करें फॉरवर्ड करता हूँ कि मैं यहाँ पे प्लस रन करता हूँ, तो लागत है इस साइड पे भी प्लस आएगा, क्या होगा, ये रीजन ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगी, एक तरह की फील्ड क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। अब जब फील्ड क्रिएट हो जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्रीली मूव कर सकते थे उनका रास्ता तंग हो जाएगा, ठीक है जी। तो अगर मैं चाहता हूँ ये रास्ता खुला रहे, इसका मतलब मुझे गेट के ऊपर क्या देना पड़ेगा, माइनस। इसको मैं रिवर्स वाइज रखूंगा तो रास्ता खुला रहेगा, मैं फॉरवर्ड वाइज करूंगा तो रास्ता तंग हो जाएगा, ठीक है जी। बात समझ में आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी यही चीज है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पीछे, लेकिन ये क्या है, उलट है। अब यहाँ एन है, यहाँ एन है, नतीजा क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे माइनस देता हूँ तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड होगा तो क्या होगा, ये जंक्शन के ओपन होगा तो क्या तरह की फील्ड क्रिएट भी होगी। अब जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, मैं मिसाल दे रहा हूँ, होल्स इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, सोर्स टू ड्रेन करंट कंडक्शन कम हो जाएगी। और अगर मैं इसको प्लस दे दूं तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस, यहाँ कोई बाइसिंग नहीं होगी इन दोनों जंक्शंस के ऊपर, तो सोर्स टू ड्रेन या ड्रेन टू सोर्स आपकी कंडक्टिविटी ऐसी ही रहेगी जैसे कि कोई करंट में रुकावट नहीं है, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। अच्छा जी, अब मैं इसको क्लोज करूं, ठीक है जी। अब आप याद रखें, टू इलस्ट्रेट द ऑपरेशन ऑफ अ जेफेट, so if figure 8-2 shows DC bias voltage applied to an n channel device। अब आप n पे देखें, जो p साइड है उस पे माइनस वोल्ट है, इसका मतलब क्या, जंक्शन रिवर्स किया हुआ है ताकि ड्रेन टू सोर्स करंट कंडक्टिविटी मैक्सिमम रहे। अब मैं जैसे जैसे फॉरवर्ड करते जाऊंगा करंट कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, उसके दोनों तरफ से फील्ड क्रिएट होती रहेगी और जो उसका अपोजिट चार्ज है वो फ्लो नहीं कर सकेगा, पहली चीज। जिस तरह बीजेटी के अंदर बेस होता था या होता है, इसी तरह से हमारे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में गेट होता है, ठीक है जी। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या होता है, ये ट्रांजिस्टर क्या क्या हो गया आपके पास, बेस, ये हो गया कलेक्टर, एंड ये हो गया आपके पास इमिटर, ठीक है जी। क्या हो गया, बेस, कलेक्टर और इमिटर, जबकि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में क्या हो जाएगा, ये गेट, ड्रेन एंड सोर्स, ठीक है जी। अभी क्या है, इसके गिर्द जो फील्ड क्रिएट होती है उस फील्ड की वजह से करंट फ्लो के अंदर या तो फ्लो बढ़ जाता है या फ्लो कम हो जाता है। फील्ड क्रिएट होने की वजह से अगर फ्लो कम हो रहा है तो इसका मतलब आपको गेट को रिवर्स बाइस करना पड़ेगा ताकि मिनिमम फील्ड क्रिएट हो और मैक्सिमम करंट फ्लो कर सके, ठीक है जी। अब आप ये देखें कि यहाँ पे ये फील्ड क्रिएट हुई है, वाइड एरिया, ये क्या आपकी फील्ड है। देखा जाए तो वोल्टेज एट गेट एंड सोर्स, ये सोर्स नीचे, ये गेट है, अगर कंपैरेटिवली कम है तो देखिए करंट आपके पास फ्लो हो रहा है फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। लेकिन आपने जैसे ही यहाँ पे गेट VGS वोल्टेज गेट सोर्स या सोर्स गेट सोर्स वोल्टेज आपने बढ़ाए तो क्या हुआ, आपका करंट कम हो गया क्योंकि आपके पास ये फील्ड बढ़ गई, तो रास्ता तंग हो गया फॉर द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है जी। बात समझ में आ गई। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर आपने, अगर हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात करें तो आपको जंक्शन को रिवर्स बायस रखना पड़ेगा टू हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट टू फ्लो फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स और सोर्स टू ड्रेन। क्योंकि इस जंक्शन को
फॉरवर्ड या रिवर्स करने की वजह से, फॉरवर्ड या रिवर्स करने की वजह से आपके करंट फ्लो में तब्दीली आती है। फॉरवर्ड रिवर्स करने की वजह से आपकी क्या होती है, फील्ड चेंज होती है। ठीक है जी। अब जब फील्ड चेंज होती है तो करंट भी चेंज होता है, फ्लो, करंट का फ्लो भी चेंज होता है। इसलिए ये फील्ड इफेक्ट ट्रांसफर कहलाता है। चूंकि इसमें जंक्शन मौजूद है, इसलिए क्या हो गया, जंक्शनल फील्ड इफेक्ट ट्रांसफर। ठीक है जी। सिंबल क्या है इसका, अगर एन टाइप है तो एरो अंदर की तरफ है, ड्रेन सोर्स, और एरो अंदर की तरफ, सॉरी, और पी टाइप है तो एरो बाहर की तरफ, और ड्रेन और सोर्स। अब जंक्शन है, इसका मतलब इन दोनों के फिजिकल कांटेक्ट है, इसलिए ये टच हुए हैं यहाँ पर। ठीक है जी। अच्छा जी। अब ला दो तो ऐसी जगह जहां पे आप वी डी एस, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को ऐसा ले आए कि जिस वक्त आपका वीजीएस जीरो है, लेकिन उन वोल्टेज की वजह से एक कांस्टेंट फ्लो आपको करंट का मिल जाए, तो वो कहलाते हैं आपके पिंच ऑफ वोल्टेजेस। वो अमाउंट ऑफ वोल्टेज जो अप्लाई करने से व्हेन वीजीएस इज जीरो, लेकिन वीडीएस का अमाउंट अप्लाई करने से कांस्टेंट करंट आपको मिल जाता है, वो कहलाता है आपका पिंच ऑफ वोल्टेजेस। अब उसके बाद एक रेंज है। अब वो सी रेंज आने के बाद वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते एक जगह आएगी जहाँ पे आपका करंट एकदम शूट कर जाएगा, वो क्या कहलाएगी, आपकी ब्रेक डाउन रीजन। तो आपने जो एक्टिव रीजन है या ऑपरेटेबल रीजन है, वो बी टू सी पॉइंट जिसे कहते हैं हम एक्टिव रीजन। ठीक है, जहां से करंट कांस्टेंट होना शुरू हुआ और कांस्टेंट रहा अनटिल अनलेस कि उसका मजीद करंट बढ़ने लगे। इसका मतलब क्या है कि ट्रांजिस्टर कहाँ जा रहा है, एफईटी कहाँ जा रहा है, ब्रेक डाउन की तरफ। तो वो पॉइंट जहां से कांस्टेंट करंट स्टार्ट हो जाता है उसे कहते हैं पिंच ऑफ वोल्टेजेस। ब्रेक डाउन वो रीजन है जहां से आपके पास जंक्शन या वो फैब्रिक वेफर जो आपको करंट कंडक्ट करके दे रहा है वो ब्रेक होना शुरू हो जाए, वो क्या कहलाएगा, ब्रेक डाउन वोल्टेजेस। यहाँ क्या दिखाया हुआ, when VDS is equal to 0, ID is equal to 0. When ID increases proportionally with VDS in the ohmic region. ये ohmic region क्या चीज है, इसको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। VDS बढ़ रहा है, IDS बढ़ रहा है, VDS मजीद बढ़ रहा है, IDS मजीद बढ़ रहा है। अच्छा, ये तो V इज इक्वल टू IR वाली चीज समझ में आती है। अब हमें देखना है कि ohmic region क्या चीज है। अगर हमें यहाँ नजर नहीं तो आपको फिर इसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तो हमें ohmic region नजर नहीं आ रही, इसका मतलब आपने देखना हो सकता है, फिर मैं अब पूछ सकता हूँ एग्जाम के अंदर, मैं पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज ओहमिक रीजन। अब आप देखिए यहाँ पे चीज उलट है। जब मैं इसको मैक्सिमम फॉरवर्ड बाइस कर दूंगा तो क्या होगा, ये आपकी फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। अब आइडियली यहाँ से करंट पास नहीं हो सकता, इसका मतलब मुझे बाइस को मैक्सिमम करना पड़ेगा टू पुट जे फैट इन कट ऑफ मोड। टू पुट जे फैट इन कट ऑफ मोड आई हैव टू डू मोर एंड मोर बाइसिंग, जबकि बीजेटी में क्या होता था, आई हैव टू डू लेस बाइसिंग और जीरो बाइसिंग टू प्लेस बीजेटी इन कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड होता है जब आपके पास कलेक्टर टू इमिटर करंट फ्लो नहीं होता। इसी तरह ड्रेन टू सोर्स अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांसफर किसमें है, कट ऑफ मोड में। अब जे फेट को कट ऑफ में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जंक्शन फॉरवर्ड से फॉरवर्ड टेरिंग करना पड़ेगा कि जो उसकी मैक्सिमम रेटिंग आपको अलाउ करती है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा। अगर आपकी बाइसिंग मैक्सिमम रिवर्स है, इसका मतलब क्या हुआ, एस बीजेटी के कंपैरेटिवली जे फैट किसमें चले जाएगा, आपका सैचुरेशन के अंदर। अब हमें देखना है ये कि हमें कहीं पे ओहमिक रीजन मिल जाए। यहाँ पे कहीं ओहमिक रीजन का जिक्र अभी तक तो नजर नहीं आया, देखते हैं आगे आता है या नहीं आता। ठीक है जी। तो इस तरह के मॉसफेट जिसके अंदर जंक्शन दूसरे वेफर में फैब्रिकेट हुआ हुआ, वो क्या कहलाता है आपका
जंक्शनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब उसका सबस्ट्रेट जिस पे फैब्रिकेशन हुई हुई है, जो मेजर पार्ट है, वो अगर एन टाइप है तो वो एन चैनल मॉसफेट, अगर वो पी टाइप है तो पी चैनल मॉसफेट। ठीक है जी। अच्छा, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट कंट्रोल से फायदा यह है कि आपके पास चूंकि वोल्टेज के प्रेजेंस से फील्ड आ रही है, तो थ्योरेटिकली कंडक्शन ऑफ करंट या फ्लो ऑफ करंट इज वेरी 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 लो, क्योंकि वोल्टेज के प्रेजेंस से ही आपका काम हो रहा है। इसका मतलब वहां पे करंट फ्लो मिनिमम से मिनिमम होगा। जबकि बीजेटी के अंदर करंट फ्लो होगा तो आईसी से करंट फ्लो होगा, यानी कि वो करंट कंट्रोल कर रहा है बट डिपेंडिंग ऑन दी बेस करंट। फैट में क्या है, करंट कंट्रोल तो कर रहे हैं बट दे आर डिपेंडिंग ऑन दी वोल्टेजेस ऑन दी गेट। तो चूंकि आप वोल्टेजेस पे डिपेंड करते हैं, इसका मतलब जो आपका आईबी की कंजम्पशन या ट्रेड ऑफ था बीजेटी में, वो यहाँ पे मिनिमम हो जाता है जेफेट के अंदर या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के अंदर। अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं? फॉर जेफेट इन फिगर दिस VGS is equals to -4 voltages and IDSS is 12 milliamp. Determine the minimum value of VDD required to put device in constant region of ऑपरेशन व्हेन VGS इज जीरो। अब VGS अगर जीरो है तो मुझे वो वोल्टेज चाहिए VDD के जिससे ये पिंच ऑफ वोल्टेज रीजन में स्टार्ट हो जाए या एक्टिव रीजन में आ जाए। ठीक है जी, जहाँ से कांस्टेंट करंट आ जाता है। अच्छा, कांस्टेंट करंट कब का रहेगा कि आपका VDS की वो वैल्यू आ जाए जो इसके ए और बी और सी के बीच में होगी, एंड VGS गेट टू सोर्स वो 0 वोल्ट होने चाहिए। सिंस VGS इज -4, VP is equal to 4. The minimum value of VDS is to be constant and region is VDS is to 4 वोल्ट। ये क्या बात हुई? ये -4 को समझ में आता है, रिवर्स हो गया। अब जीरो कहाँ से अज्यूम करेंगे? ये कौन समझाएगा मुझे? ये 10.07 वोल्ट इन्होंने कैसे अज्यूम कर ली? ठीक है जी, इसको करें और इसका VDD का 15 अज्यूम करके फिर बताएं कि क्या हो सकता है। ठीक है जी। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सवाल करें वेनसडे को। अच्छा, ये जे फैट के नंबर हैं। जे फैट वैसे मैंने तो इतना खास इस्तेमाल नहीं किया कभी। ठीक है जी। लेकिन ये बाद में आने वाले सर्किट्स के अंदर फॉर वोल्टेज कंट्रोल या करंट कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल होता है ताकि आपके आउटपुट्स को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है जी। अब यहाँ जो वैल्यूज गिवन है एज पर पास प्रैक्टिस हम इसे पूरे करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट हम देखें कि हमारे पास क्या ये वैल्यूज अवेलेबल है या ये पार्ट नंबर अवेलेबल है किसके अंदर, मल्टीसिम के अंदर। तो ताकि थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंट तो हो कि हाँ भाई हमने जनरल पर्पस जे फैट को कहीं सिमुलेट तो किया है या यूज तो किया एटलीस्ट। देखिए, इससे अंदाजा हो जाता है कि आप अगर फिजिकली भी आएगा तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। इतना हमने डिस्कस किया है। ये सिर्फ इसीलिए किया है ताकि आपके पास थोड़ा विजन ब्रॉड हो सके। अच्छा जी, चलिए जी, अब हम आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है जी। अब ये बीजेटी है, हमें बीजेटी नहीं चाहिए, FET चाहिए, जंक्शनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एन चैनल। ठीक है जी। और ये हमें क्या नंबर बता रहे हैं, 2N5457। 5434, 5452, 5454, 5484, 545 तो कहीं भी नहीं।
अच्छा जी, और दूसरा क्या नंबर बता रहा है ये? MM BF। चलिए MM BF में चेक कर लेते हैं। BF की सीरीज तो आ गई, 545। 545 है, आगे नंबर नहीं है कोई। 5। इसका मतलब हमें थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी गूगल पे। 5454 है तो सही। ओके, उस वक्त हमें मिस हो रहा होगा। अच्छा, किसी ड्यूल पैकेज में है ये। ओके। ठीक है जी, अभी कौन से पैकेज में? ये इस तरह के पैकेज में दो जेफेड एक साथ है। 5458 है ये। अब ये सर्किट क्रिएट करके देखते हैं कि जो वैल्यूज यहाँ गिवन है वो एग्जैक्टली exactly हैं या नहीं है। ठीक है जी। 10 मेगा ओम्स यहाँ लगा है, इसका मतलब ये अप्रोक्सीमेटली जीरो है, मैक्सिमम जीरो नहीं है। ठीक है, ताकि किसी तरह का भी कंडक्शन यहाँ ना हो सके। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? एक दो तीन रेजिस्टेंस चाहिए। 1 2 3। ओके। 1 2। ठीक है जी, और क्या रह गया? पहले मैंने कनेक्ट कर लिया, फिर वैल्यूज भी चेंज कर देंगे। फिर मैंने इसमें मजीद कुछ नहीं दिया। ठीक है जी। अभी तक हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर ये तो सेंटर में है और हमारे पास यहाँ सिंबल में नीचे। हम अज्यूम करें ड्रेन ऊपर है और सोर्स नीचे। ठीक है जी, इसका फाइल। ठीक है जी, चलेंगे, ये तो हमारा सर्किट तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। 10 मेगा 220 ओम्स एंड 1 किलो।
ठीक है जी, अगर रिजल्ट सेम आते सर हमने जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांसफर के गेट तो पता है, सोर्स और ड्रेन को हमने सही सेलेक्ट किया। ठीक है जी, आई डी 5 मिली एम्पियर, हमें क्या क्या चेक करना है, वीडी चेक करना है, ड्रेन वोल्टेज इसके और ग्राउंड के बीच में 10 वोल्ट आना चाहिए, आईडी आपका 5 मिली एम्पियर होना चाहिए। ये दो चीजें तो पहले हो जाए। ठीक है जी, वीडी चाहिए और आईडी हमें मेजर करना है। तो वीडी का हम यहाँ कर लेते हैं, पहले हम आईडी कर लें। सीरीज में आ गया, ये क्या हो गया आपका आईडी। अब वीडी जो है वो तो खाली ड्रेन और ग्राउंड, ये दो वैल्यूज तो वही आनी चाहिए जो कि हमने बुक में देखी है। 13 वोल्ट आ रहे हैं और ये आ रहा है 1.97 मिली एम्पियर। तो 10 वोल्ट आ रहा है और ये आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यूज सही नहीं आ रही। वी डी एस, ड्रेन टू सोर्स, आपके पास आना चाहिए 8.9 वोल्ट, ड्रेन टू सोर्स। अच्छा, स्टॉप किया, अल्टीमेटली ये वैल्यू भी सही नहीं आएगी। ठीक है जी, अब क्या वजह हो सकती है, हमने कोई गलती की है या कोई चीज मिस की है जिसकी वजह से वो वैल्यूज नहीं आ रही, क्योंकि बुक में मेंशन है। सबसे पहले तो हम इस सिंबल की एम्बिग्यूटी को दूर करते हैं। लगाया तो हमने सही है, फिर वैल्यूज एग्जैक्ट क्यों नहीं आ रही। जिस तरफ ये एरो है वो अंदर है, एन चैनल है और सोर्स की तरफ है। ये हमने सोर्स की तरफ लगाया, 220 ओम, 1 किलो ओम्स। वीजी जीरो होनी चाहिए। चले जी, 1 मीटर और उठा दें। ठीक है जी, चलो 14 पॉइंट समथिंग आ रहे हैं। चले, ये तो समझ में आता है कि कुछ लीकेज वगैरह है, माइक्रो एम्पेयर है, माइक्रो वोल्ट है सॉरी। बट why we are not able to visualize what is mentioned in this example? सही जी, कौन बताएगा। ठीक है जी, अब हम करते हैं उसको स्टॉप। अब ये वाली एग्जांपल करके देखते हैं। हमारे पास 5 4 5 4 ही है, 5 4 और कौन सा कह रहा है ये, 8 7 हमारे पास है नहीं।
ठीक है जी। अब जो वैल्यूज यहाँ गिवन है हम वो लगा के देखते करके देखते हैं।